हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 किरण प्रकाश एवं प्रकाशीय यंत्र रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के पार्ट 2 को डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि इस चैप्टर का पहला वीडियो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पहला भाग था, जिसमें 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट MCQs थे। अब इस वीडियो में भी इस चैप्टर का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का किरण प्रकाश की तथा प्रकाशीय यंत्र का के चैप्टर का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बच गया था, नहीं हो पाया था, उसे ही डिस्कस किया जाएगा। और यह वीडियो मुख्यतः प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तथा प्रकाशीय यंत्र पर आधारित के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगा। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। किसी प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, 30 डिग्री है तथा प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है कितना होगा? ऑप्शन ए है 1.5, ऑप्शन 2 है √2, ऑप्शन सी 1/√2, ऑप्शन डी 2। तो यहाँ पर प्रिज्म का सूत्र, प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र μ = sin A + Δm/2 अपॉन sin A/2 पर आधारित यह आंकिक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ आंकिक प्रश्न। तो इसमें ए का मान है प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री और न्यूनतम विचलन कोण Δm = 30 डिग्री। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू आसानी से निकल सकता है। यहाँ पर हम इसे मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। μ = प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, मतलब प्रिज्म अगर प्रायः प्रिज्म कांच से ही बनता है, क्वार्ट्ज का भी प्रिज्म होता है लेकिन कांच का ही होता है। तो कांच के मटेरियल का अपवर्तनांक μ = sin A + Δm/2 अपॉन sin A/2 इक्वल्स टू sin A है, A दिया है प्रिज्म का अपवर्तक कोण, जिसे प्रिज्म कोण भी कहा जाता है, 60 डिग्री प्लस न्यूनतम विचलन कोण कितना है? 30 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री अपॉन बाई टू अपॉन sin A/2 दैट इज 60/2, 60 डिग्री/2 दैट इज sin 60 + 30 दैट इज sin 90। न्यूमरेटर में, अंश में sin 60 + 30 90 डिग्री/2 मतलब sin 45 डिग्री बटा अपॉन sin 60/2 दैट इज sin 30। तो sin 30 कितना हो जाएगा? हाफ, और sin 45 डिग्री ऊपर में तो हो जाएगा sin 45 इक्वल्स टू, अब यहाँ जगह नहीं है तो ऊपर लिखता हूँ, तो और μ = sin 90 डिग्री/2 60 + 30 90 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री। sin 45 डिग्री अपॉन sin 60 डिग्री/2 sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री 1/√2 एंड sin 30 डिग्री हाफ 1/2 दैट इज 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन √2, √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब √2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं अंश तथा हर में तो 2√2 बाई नीचे में 2 हो जाएगा, √2 × 2, √2 = 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में √2। तो माध्यम के, ये प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो गया? μ = √2। तो सही ऑप्शन है, इसमें उत्तर होगा √2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में √2 है। ऑप्शन नंबर बी सही है, तो बी को मैंने टिक किया। लेकिन एग्जामिनेशंस में OMR सीट प्रोवाइड होता है, तो उसमें बी के सर्किल को पूरा ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से कलर्ट करना होगा पूरे भाग को, उसमें कोई भी पोर्शन खाली नहीं होना चाहिए।
अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 2 पर। किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपन वर्णक्रम को अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम कहा जाता है, डिस्पर्सन स्पेक्ट्रम। तो किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपन वर्णक्रम में न्यूनतम विचलन वाली किरण है। ऑप्शन ए है पीली किरण, ऑप्शन बी है नीली किरण, ऑप्शन सी है हरी किरण ग्रीन, ऑप्शन डी है लाल किरण। तो किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपन होता है तो श्वेत प्रकाश 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, बयानी, पिनाला, विबज्योर। तो उसमें से लाल रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए लाल रंग के प्रकाश के किरण का विचलन न्यूनतम होता है। तो इसमें सही आंसर होगा रेड लाइट का, लाल रंग के प्रकाश के किरण का विचलन श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपन वर्णक्रम डिस्पर्सन स्पेक्ट्रम में न्यूनतम विचलन वाली किरण है। मिनिमम डेविएशन जिसका होगा न्यूनतम विचलन। विचलन का मतलब अपने पूर्व पथ से प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश किरण अपने पूर्व पथ से जितने कोण से मुड़ जाती है उसे क्या कहा जाता है? विचलन कोण कहा जाता है। तो सबसे कम विचलन किसका होगा? लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे ज़्यादा है तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ सही है। यही प्रश्न अगर होता, प्रश्न पूछा जा सकता है किसी बोर्ड एग्जामिनेशन में कि श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण वर्णक्रम में अधिकतम विचलन वाली किरण कौन सी है, तो उसमें सही उत्तर होता बैगनी रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है, इसलिए कि बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे कम होती है, इसलिए बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, इंद्रधनुष का निर्माण होता है प्रकाश के, ए है प्रकीर्णन से, स्कैटरिंग से, बी है विवर्तन, अंग्रेजी में डिफ्रैक्शन कहा जाता है, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी प्रकाश का अपवर्तन। इसमें प्रकाश का अपवर्तन भी सही है और प्रकीर्णन नहीं होगा, विवर्तन नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण भी सही है। ये दोनों विकल्प मौजूद है, लेकिन एक विकल्प हमें चुनना है। अगर दोनों विकल्प रहता, एक से अधिक विकल्प चुनना, तो सी तथा डी दोनों करेक्ट होता है, लेकिन केवल एक विकल्प ही चुनना है, एक ऑप्शन। तो उसमें वर्ण विक्षेपण, चूँकि इंद्रधनुष में 7 रंग का निर्माण होता है, 7 रंगों की पट्टी होती है, तो इसलिए 7 रंग कब मिलेगा? जब वर्ण विक्षेपण होगा। प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण में भी 7 रंग होता है। उसी ढंग से सूर्य की प्रकाश किरणें जब जल की छोटी आसमान में लटकने वाली बरसात के दिनों में आसमान में या आकाश में लटकने वाली छोटी छोटी नन्ही जल बुन्नों, स्मॉल ड्रॉपलेट्स पर सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण पड़ती है, तो जल की छोटी छोटी बूंदें भी प्रिज्म के समान बिहेव करती हैं, बर्ताव करती हैं, व्यवहार करती हैं, आचरण करती हैं, और उन नन्ही बुंदों से, उन छोटी छोटी बुंदों से, जल बुंदों से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा और अपवर्तन की भी घटना होती है। आंतरिक परावर्तन भी होता है। 3 घटनाएं होती है प्रकाश का इंद्रधनुष के निर्माण में: प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, इंटरनल रिफ्लेक्शन तथा वर्ण विक्षेपण। लेकिन अगर तीनों विकल्प भी अगर दिया रहता तो आंतरिक परावर्तन रहता। यहाँ तो परावर्तन नहीं है आंतरिक परावर्तन विकल्प में, प्रकीर्णन है, विवर्तन है, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन। लेकिन यहाँ प्रकीर्णन की जगह अगर आंतरिक परावर्तन भी रहता, बी विवर्तन ठीक है रहे, और सी वर्ण विक्षेपण और डी अपवर्तन, तो उस स्थिति में भी एक ही विकल्प चुनना है, तो वर्ण विक्षेपण उसमें सबसे सुटेबल विकल्प होगा। एक से अधिक विकल्प होगा तो अगर आंतरिक परावर्तन भी रहता, वर्ण विक्षेपण भी रहता, अपवर्तन भी रहता, तो तीनों विकल्प इसमें सही होता, एक छोड़ करके, विवर्तन छोड़ के। तो प्रकीर्णन नहीं होगा, विवर्तन नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण तो निश्चित रूप से होना ही है। नहीं वर्ण विक्षेपण होगा तो 7 रंग इंद्रधनुष में उपस्थिति नहीं होगा, और अपवर्तन भी होता है, लेकिन दोनों में एक ही विकल्प चुनना है, तो विकल्प सी को चुना जाएगा, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आकाश के नीले रंग का कारण है। ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, बी है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सी है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड डी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसमें सही उत्तर होगा आकाश के नीले रंग का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस पर नीले रंग का, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, इस पर लघु उत्तरीय प्रश्न को भी मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के गेस में उसको मैंने गेस किया है, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, उसे आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को भी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के रंग का कारण है। ए आवृत्ति है, बी वेग है, सी कला है, फेज, और डी आयाम है। तो इसमें सही विकल्प होगा आवृत्ति। प्रकाश के कलर का कारण है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, तो विकल्प ये सही है। अगर किसी प्रश्न में आवृत्ति की जगह तरंग लंबाई भी होती तो वह भी उत्तर सही होता। वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य या तरंग लंबाई। प्रकाश के रंग का कारण आवृत्ति है
या तरंग लंबाई। तो अगर आवृत्ति की जगह तरंग लंबाई भी होता किसी प्रश्न में तो तरंग लंबाई भी सही उत्तर होता, लेकिन यहाँ पर चूँकि आवृत्ति है, वेग है, कला है, आयाम है, तो उसमें प्रकाश के रंग का कारण सही उत्तर आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है, प्रकाश की आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है ए सतत कंटिन्यूअस, बी रैखिक या रेखिल स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, सी काली रेखा का स्पेक्ट्रम तथा डी काली पट्टी का स्पेक्ट्रम। इसमें सतत तो नहीं है, काली पट्टी का भी नहीं है, काली रेखाएं सूर्य के स्पेक्ट्रम में जरूर पाई जाती हैं, इसलिए निश्चित रूप से काली रेखा का स्पेक्ट्रम है। रेखिल स्पेक्ट्रम है लेकिन काली रेखा का है। बी में भी रैखिक है, रेखिल है लेकिन वो काली रेखा का जिक्र उसमें नहीं है, तो इसलिए सही विकल्प सी होगा। सूर्य के स्पेक्ट्रम में अनेक काली रेखाएं होती हैं जिनको कि फ्रॉनहोफर रेखाएं भी कहा जाता है, जिनको सबसे पहले फ्रॉनहोफर ने देखा, वैज्ञानिक फ्रॉनहोफर ने। इसलिए सूर्य का स्पेक्ट्रम उदाहरण है काली रेखा का स्पेक्ट्रम का। रेखिल स्पेक्ट्रम है लेकिन काली रेखाएं, अनेक काली रेखाएं होती हैं। तो ऑप्शन सी इसमें सही है, विकल्प सी सही है क्वेश्चन नंबर 6 में। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये विभेदन क्षमता रिवॉल्विंग पावर से है। मानव नृत्य की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। ऑप्शन ए 1/60 मिनट, बी 1 मिनट, 1 मिनट, सी 10 मिनट, डी हाफ मिनट। इसमें सही विकल्प है 1 मिनट 60 सेकेंड। मानव नृत्य की विभेदन क्षमता मिनट में 1 मिनट होती है, ऑप्शन बी सही है। विभेदन क्षमता किसी प्रकाशीय यंत्र की होती है जो दो नज़दीक स्थित स्पेक्ट्रमी रेखाओं को वह प्रकाशीय यंत्र कितना अलग अलग करके सेपरेट करके उसको कितना अलग अलग विभेदित कर सकता है, रिजॉल्व करके दिखा सकता है, उसको रिजॉल्विंग पावर कहा जाता है। विभेदन क्षमता उस प्रकाशीय यंत्र की। मानव नृत्य भी एक प्रकाशीय यंत्र के ही समान कार्य आचरण करता है, इसलिए मानव नृत्य की विभेदन क्षमता कितनी होती है? 1 मिनट 60 सेकेंड। सही विकल्प बी। अब क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाशिक पथ ऑप्टिकल पाथ बराबर होता है। ऑप्शन ए है अपवर्तनांक संकेत म्यू है गुने पथ लंबाई एल है, बी अपवर्तनांक बटा पथ लंबाई, सी पथ लंबाई बटा अपवर्तनांक तथा डी अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई का आधा म्यू इंटू एल बाई 2। इसमें सही विकल्प होगा प्रकाशिक पथ जो होता है, जिसे प्रकाश द्वारा किसी माध्यम में तय की गई दूरी को प्रकाशिक पथ कहा जाता है, ऑप्टिकल पाथ कहा जाता है। तो वह उस माध्यम का अपवर्तनांक तथा प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी पथ लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए सही है, प्रकाशिक पथ बराबर होता है अपवर्तनांक जिसका संकेत म्यू है तथा पथ लंबाई प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी एल, दोनों का गुणनफल के बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 9, निकट दृष्टि दोष मायोपिया जिसे कहा जाता है, मेडिकल नेम जिसका। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है। विकल्प ए है अवतल कॉन्केव लेंस, बी उत्तल कॉन्वेक्स लेंस, सी बेलनाकार लेंस सिलिंड्रिकल लेंस तथा डी समतल उत्तल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है अवतल लेंस, जिसकी फोकस दूरी तथा क्षमता ऋणात्मक होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसे प्रायः सभी बोर्ड्स 12th बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, दूरदृष्टि दोष जिसका मेडिकल नेम है हाइपरमेट्रोपिया, दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी अवतल कॉन्केव, सी बेलनाकार तथा डी समतल उत्तल। सभी वही विकल्प हैं जो इसके पहले वाले प्रश्न में है, लेकिन इस विकल्प में से सही आंसर होगा उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। जिस लेंस का उपयोग होता है दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए वह लेंस है उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसे प्राय सभी बोर्ड्स की परीक्षाओं में 12 बोर्ड की सभी परीक्षाओं में, सभी 12 बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 11, एक आवर्धक लेंस सर्वसूक्ष्मदर्शी जिसे कहा जाता है आवर्धक लेंस सर्वसूक्ष्मदर्शी, जिसमें केवल एक ही कम फोकस दूरी का लेंस उपयोग किया जाता है और उसका नाम है आवर्धक लेंस भी कहा जाता है उसे, मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसकी क्षमता +12 डायोप्टर है। चूँकि +12 डायोप्टर इसलिए कि सर्वसूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप में उपयोग किया जाता है कम फोकस दूरी का, स्मॉल फोकल लेंथ का, उत्तल लेंस का, जिसकी क्षमता तथा फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पर दिए गए आवर्धक लेंस
सर्वसूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 12D है, 12D है की आवर्धन क्षमता है A4, B 1200, 1200, C 3 और D 25। सही उत्तर होगा 4। इसके लिए एक फार्मूला है सर्वसूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन या विशालन क्षमता के लिए, कैपिटल M = 1+D/F, 1+D/F, जहाँ D क्या है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। एक स्वस्थ आँख के लिए कम से कम न्यूनतम देखने की जो दूरी होती है, स्पष्ट न्यूनतम जो नज़दीक देखने की, जो साफ साफ देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है एक सही आँख के लिए, स्वस्थ आँख के लिए, वो 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर का मतलब 0.25 मीटर। तो M = 1+D/F और क्षमता दिया हुआ है तो 1/F फिर क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। 1/F = P, तो इसको हम कर सकते हैं या तो D का मान दे दें 25 सेंटीमीटर और F का मान F = 1/P हो जाएगा, 1/12 वैसे करें, नहीं तो सीधे 1+1/F = D हो गया पावर, और पावर कितना है 12 डायोप्टर है इंटू D 25 सेंटीमीटर। लेकिन अब चूँकि डायोप्टर तब SI मात्रक, डायोप्टर लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है जब फोकस दूरी को मीटर के रूप में व्यक्त किया जाए। तो 1/F = P हो गया, तो P 12 डायोप्टर है, 12 डायोप्टर दिया है, और D क्या है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। डायोप्टर के लिए भी संकेत D है, कैपिटल D है, और आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए भी संकेत कितना है, कैपिटल D है। तो कैपिटल D = यहाँ 1+D/F वाले टर्म में D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, जिसका मान 25 सेंटीमीटर या 25/100 मीटर, दैट इज 0.25 मीटर। तो 1+1/F पावर हो गया, जो कि 12, उसके जगह पर 12 रख दिया, और 0.25 मीटर, दैट इज 1+0.25 × 12 = 3.00, दैट इज 3, दैट इज 3 + 0.25 × 12 = 3, दैट इज 3 + 1, दैट इज 4। तो सही उत्तर होगा सर्वसूक्ष्मदर्शी ये या आवर्धक कांच की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, 4 होगी, सही उत्तर है। तो इस ढंग के प्रश्न भी पूछे जाते हैं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में। तो हो सकता है कि क्षमता का मान अलग अलग हो, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न यही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस या वस्तु लेंस से बना प्रतिबिंब, 4 ऑप्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, BVI प्रश्न है, इसे प्राय सभी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अभिदृश्यक लेंस मतलब वस्तु लेंस, ऑब्जेक्टिव अंग्रेजी में, से बना प्रतिबिंब, ऑप्शन ए है आभासी एवं छोटा, B वास्तविक एवं छोटा, C वास्तविक एवं बड़ा, D काल्पनिक एवं बड़ा। तो सही उत्तर होगा एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, क्योंकि वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है तथा आकार में थोड़ा बड़ा, वस्तु से बड़ा होता है। तो सही उत्तर होगा वास्तविक एवं बड़ा, रियल एंड इनलार्ज। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस ऑब्जेक्टिव से बना इमेज कैसा होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस से बना इमेज कैसा होता है, रियल एंड इनलार्ज, वास्तविक एवं बड़ा। वास्तविक होता है, उल्टा भी होता है, अगर वास्तविक एवं उल्टा होता, वास्तविक उल्टा एवं बड़ा होता तो पर भी विकल्प सही होता। तो ऑप्शन C सही है, वास्तविक एवं बड़ा, रियल एंड इनलार्ज। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, यह भी दृष्टि दोष से ही संबंधित है। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, ए सिलिकल लेंस का यूज किया जाता है आँख के, ह्यूमन आई के उस दोष को, उस दृष्टि दोष को, उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, ए निकट दृष्टि दोष मायोपिया, B दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, C अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म अंग्रेजी में इसे अबिंदुकता को, और D जरा दृष्टि दोष ओल्ड साइटेडनेस, और प्रेस बायोपिया मेडिकल नेम है। सही उत्तर है बेलनाकार लेंस का उपयोग अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए किया जाता है, विकल्प C सही है। तो इस प्रश्न को भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में, कुछ 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में इसे भी पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर के लिए कौन सही है। ए है M = -L/F0 अंडर ब्रैकेट 1+D/Fe, B है M = -FO क्या है, अभिदृश्यक लेंस या वस्तु लेंस की फोकस दूरी, L क्या है, नली की लंबाई है 1+D/Fe, C ऑप्शन C है M = 1+D/Fe, तथा ऑप्शन D है विकल्प D M = 1 - D/Fe। चारों में से
संजू सुंदरसी की आवर्धन क्षमता के लिए सही सूत्र है -L/FO 1 + D/FE। एक अन्य सूत्र होता है M = -VO/-UO 1 + D/FE। लेकिन उसी सूत्र को यहाँ लिखा जा सकता है, VO की जगह L लिखा जा सकता है जब VO का जो वैल्यू है, मतलब वस्तु लेंस से प्रतिबिंब A', B' की दूरी, जो इमेज बनेगा AB का वस्तु लेंस से, जिसके बारे में प्रश्न था कि संजू सुंदरसी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब वही प्रतिबिंब जो वास्तविक में बड़ा होता है। तो A', B' सपोज करें वस्तु का नाम AB, तो उस सिचुएशन में अगर संजू सुंदरसी के प्रकाश केंद्र से अगर उस प्रतिबिंब की, उसके प्रतिबिंब की दूरी अगर नेत्रिका से उस प्रतिबिंब की दूरी, जो कि नेत्रिका के लिए के नज़दीक होने से वो आभासी वस्तु होगा A', B', तो VO जो है काफ़ी अगर लार्ज है, मतलब उस प्रतिबिंब की दूरी वस्तु लेंस से, उसे VO कहा जाएगा। तो वह UV से बहुत लार्ज होगा, मतलब नेत्रिका के लिए A', B' नेत्रिका के निकट होने के कारण आभासी काल्पनिक वस्तु का कार्य करेगा। तो VO अगर UV से बहुत बड़ा है तो उस सिचुएशन में नली की लंबाई VO + UV होती है स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी समायोजन में। लेकिन VO का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए UV से, तो UV के कंपेरिजन में, मतलब VO की तुलना में UV को नेगलेक्ट कर देंगे, तो VO के जगह अंश में VO/UO होता है, तो VO की जगह L हो गया। और अगर चूँकि वस्तु AB वस्तु लेंस से अभिदृश्य के फोकस से थोड़ा आगे होता है, लेकिन काफ़ी फोकस के नज़दीक आ जाए, तो उस स्थिति में UO की जगह, माने वस्तु लेंस से अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी के जगह, वस्तु AB की दूरी के जगह पर FO लिखा जा सकता है, मतलब वस्तु लेंस की फोकस दूरी। क्योंकि फोकस AB अगर फोकस के काफ़ी नज़दीक आ जाए, फोकस से थोड़ा आगे रखा जाता है वस्तु को, वस्तु लेंस के, अभिदृश्यक लेंस के, लेकिन और क्लोज आ जाए फोकस बिंदु के, तो उस स्थिति में UO = FO हो जाएगा। तो सही सूत्र है M = -L/FO 1 + D/FE, जो कि स्पष्ट दृष्टि का संजू सुंदरसी या यौगिक सुंदरसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी समायोजन की स्थिति में ये दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र था M = VO/UO VO/-UO 1 + D/FE। तो यह विकल्प A सही उत्तर है संजू सुंदरसी की आवर्धन क्षमता के लिए। और क्वेश्चन नंबर 15, जब संजू सुंदरसी के नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता A बढ़ती है, B घटती है, C शून्य हो जाती है, D अपरिवर्तित। और इसका उत्तर भी इस ऊपर वाला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 से मिल रहा है। जब संजू सुंदरसी के नली की लंबाई, जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ट्यूब का लेंथ बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता ऑप्शन A बढ़ती है, B घटती है, C शून्य हो जाती है, D अपरिवर्तित। तो इसमें सही उत्तर होगा बढ़ती है, क्योंकि यहाँ आवर्धन क्षमता M किसके समानुपाती है, नली की लंबाई के समानुपाती है। तो L बढ़ेगा, नली की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ेगी। तो इस फार्मूला से ही, सूत्र से ही संजू सुंदरसी के सूत्र M = -L/FO 1 + D/FE। तो इस सूत्र से ही क्लियर है यहाँ पर M समानुपाती संजू सुंदरसी की नली की आवर्धन क्षमता संजू सुंदरसी की आवर्धन क्षमता उसके नली की लंबाई के समानुपाती होती है। तो नली की लंबाई बढ़ाई जाएगी तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ेगी। तो सही उत्तर होगा आवर्धन क्षमता बढ़ती है। और यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ अभी ऊपर का संजू सुंदरसी का तीनों प्रश्न है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे प्रायः पूछा जाता है 12वीं बोर्ड की विभिन्न बोर्ड की परीक्षाओं में। तो क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य समायोजन या अनंत समायोजन के लिए खगोलीय दूरबीन या ज्योतिषीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन होती है। विकल्प ए है -FO/FE, B -FO × FE, C -FE/FO, D -FO + FE। सही विकल्प है अनंत समायोजन या सामान्य समायोजन। अंग्रेजी में नॉर्मल एडजस्टमेंट कहा जाता है सामान्य समायोजन को। तो सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरबीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता होती है -FO/-FE, दैट इज -FO/FE। विकल्प ए सही है। और यह एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य समायोजन या अनंत समायोजन नॉर्मल एडजस्टमेंट में खगोलीय दूरबीन के नली की लंबाई होगी। ऑप्शन ए है FO-FE, B FO × FE, C FO + FE एंड D FO + FE। सही विकल्प होगा FO + FE, जहाँ FO अभिदृश्यक या वस्तु लेंस की फोकस दूरी है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ,
तथा एफी क्या है, नेत्रिका आईपीस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। तो एफओ प्लस एफी हो गया। तो नली की लंबाई होती है वस्तु लेंस या एवं नेत्रिका मीन्स ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो एफओ प्लस एफी। तो सही विकल्प होगा एफओ प्लस एफी। अनंत समायोजन में, नॉर्मल एडजस्टमेंट में खगोलीय दूरबीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की नली की लंबाई एफओ प्लस एफी। और यह प्रश्न भी, क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। अब इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट यहाँ तक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18, खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरबीन या ज्योतिषीय दूरबीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज अंतिम प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक एवं सीधा, रियल एंड इरेक्ट। बी वास्तविक एवं उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। सी काल्पनिक या आभासी एवं उल्टा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। एवं डी काल्पनिक एवं सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सही विकल्प होगा काल्पनिक एवं उल्टा। खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब मतलब नेत्रिका, अंतिम प्रतिबिंब किसके द्वारा बना हुआ होगा, नेत्रिका के द्वारा। नेत्रिका के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब अर्थात नेत्रिका के द्वारा बना प्रतिबिंब वह आभासी होता है, विशालित होता है। आभासी को ही काल्पनिक कहा जाता है, वर्चुअल होता है, लेकिन वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। तो बहुत ही यह क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काल्पनिक एवं उल्टा होता है खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब। और यह सभी बोर्ड 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में इसे पूछा जाता है। खगोलीय दूरबीन में बना अंतिम प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक एवं उल्टा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वस्तु की अपेक्षा उल्टा। आभासी वस्तु एडस बीडस की अपेक्षा सीधा होता है, लेकिन वस्तु एक्चुअल वस्तु जो अनंत पर स्थित होती है, आकाशीय पिंड, खगोलीय दूरबीन है तो आकाशीय वस्तु को देखा जाएगा, ग्रह तारा इत्यादि को। तो वह उसका नाम अगर ए भी दें तो वस्तु लेंस अपवर्तन के कारण प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। एडस बीडस वस्तु लेंस के फोकस तल में, जो कि नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। तो उसकी अपेक्षा तो आभासी वस्तु की अपेक्षा तो सीधा होगा, लेकिन एक्चुअल वस्तु अनंत दूरी पर स्थित वस्तु ए बी की अपेक्षा उल्टा होगा प्रतिबिंब। तो इसलिए काल्पनिक एवं उल्टा सही विकल्प है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। अब क्वेश्चन नंबर 19, खगोलीय दूरबीन के लिए निम्न में से कौन सही है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ए एफओ इक्वल्स टू एफई, मतलब फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। बी इज इक्वल टू एफओ लार्जर देन एफओ इज ग्रेटर देन एफई और एफओ इज लार्जर देन एफई। सी एफओ इज स्मॉलर देन एफई एंड डी एफओ इज टू मच स्मॉलर देन एफई। यहाँ एफओ क्या है, वस्तु लेंस या विदिशक की फोकस दूरी। एफई क्या है, नेत्रिका आईपीस की फोकस दूरी। फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस एफई है, एफओ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। तो खगोलीय दूरबीन में चूँकि अनंत दूरी पर स्थित, इन्फिनिटी पर स्थित बड़े आकार के ग्रह तारे का आकार ग्रह तारे का आकार बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो इसलिए वस्तु लेंस अभिदिशक का साइज बड़ा होना चाहिए नेत्रिका से। तो सही संबंध होगा एफओ इज ग्रेटर देन एफई। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 20, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। ऑप्शन ए है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ए क्या है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। म्यू भी क्या है, बैंगनी रंग के लिए प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का मतलब कांच का अपवर्तनांक। म्यू आर क्या है, लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ कांच का अपवर्तनांक। तो म्यू आर और म्यू भी हो गया बैंगनी रंग वायलेट लाइट के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल फॉर वायलेट कलर म्यू भी, एंड म्यू आर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल फॉर रेड लाइट। ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ए प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। तो बी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए हो गया म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। बी म्यू भी माइनस म्यू आर अंडर ब्रैकेट। सी म्यू भी प्लस म्यू आर। डी म्यू भी प्लस म्यू आर इंटू ए। सही विकल्प है कोणीय वर्ण विक्षेपण म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म द्वारा उत्पन्न बैंगनी रंग के प्रकाश तथा लाल रंग के प्रकाश के विचलन कोणों का अंतर। तो डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर और फिर डेल्टा इजकल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, उस संबंध का उपयोग करके रिजल्ट सही उत्तर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, औसत रंग जो कि पीले रंग का प्रकाश होता है। औसत रंग प्रिज्म से वर्ण विक्षेपित श्वेत प्रकाश के 7 अवयवी रंगों
में से पीले रंग के प्रकाश को औसत किरण कहा जाता है। इसलिए कि औसत किरण मतलब औसत रंग पीले रंग के प्रकाश का अपूर्णांक बैगनी तथा लाल रंग के प्रकाश किरणों के लिए प्रिज्म का अपूर्णांक का औसत मान होता है। तो औसत रंग पीला रंग के अपूर्णांक के लिए निम्न में से कौन संबंध सही है? और ऑप्शन ए है म्यू इजकल टू म्यू आर प्लस म्यू वी बाई टू, बी इजकल टू म्यू आर माइनस म्यू वी बाई टू, सी म्यू इजकल टू म्यू आर बाई टू एंड डी म्यू इजकल टू म्यू वी बाई टू। तो सही यहाँ संबंध है म्यू इजकल टू म्यू, और म्यू वाई भी लिखा जा सकता है यहाँ औसत रंग के लिए अपूर्णांक, केवल म्यू या सफिक्स में म्यू वाई नहीं भी रहे तो समझना चाहिए कि औसत रंग के लिए, औसत रंग पीले रंग के प्रकाश के लिए माध्यम का अपूर्णांक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। औसत रंग पीला रंग के अपूर्णांक के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए निम्न में कौन संबंध सही है? तो म्यू और म्यू वाई इजकल टू म्यू आर प्लस म्यू वी बाई टू, मतलब पीले रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक म्यू वाई बैगनी तथा लाल रंग के प्रकाश किरणों के लिए प्रिज्म के अपूर्णांक का औसत मान होता है। इसलिए म्यू वाई इजकल टू म्यू आर प्लस म्यू वी बाई टू सही उत्तर है। और इसी प्रश्न के उत्तर के साथ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए उनमें से अधिकांशतः प्रश्न ये विभिन्न 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न ही हैं। अधिकांश प्रश्न पूछे जा चुके हैं और मेरा ऐसा मानना है कि वीडियो पार्ट 2 और पार्ट 1 मतलब रे ऑप्टिक्स का चैप्टर 9 का, क्लास 12 के चैप्टर 9 का दोनों वीडियोज मतलब पार्ट 1 तथा पार्ट 2 मल्टीपल चॉइस का, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस का, दोनों क्वेश्चन को, दोनों पार्ट को अगर मिला लेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी प्रश्न किसी भी बोर्ड के लिए इससे बाहर का होना चाहिए। इक्का दुक्का प्रश्न हो सकता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि 95% प्रश्न किसी भी बोर्ड की परीक्षा में, 12वीं बोर्ड की परीक्षा में इन दोनों वीडियोज से ही होने चाहिए। तो इसी के साथ यह वीडियो अब समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। और भले ही इस वीडियो को आप वॉच करें न करें, लेकिन वस्तु स्थिति है कि इस वीडियो के या इसके पूर्व में जो वीडियो हैं बनाया गया फर्स्ट पार्ट, दोनों ही के जो प्रश्न हैं वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। थैंक यू वेरी मच।